गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा से पॉलिटी के लेक्चर्स के अंदर। आशा करता हूं कि आपने अपने पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया होगा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपनी क्लास छोड़ी थी इमरजेंसी प्रोविज़न्स पर। मैंने आपको बताया था कि जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक हमने पार्ट्स पढ़ लिए थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से अपन अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज अभी का अपना आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविज़न्स। ठीक है दोस्तों, देखिए संविधान के अंदर 3 आर्टिकल्स में इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आपको इनका सब्जेक्ट मैटर याद होना चाहिए। आर्टिकल 352 कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। क्या मतलब हो गया नेशनल इमरजेंसी का? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे देश पर कोई अटैक कर देता है या हमारा देश किसी और दूसरे देश से वॉर में इंक्लूड हो जाता है तो ऐसी स्थिति को नेशनल इमरजेंसी कही जाती है। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी सरकार चाहे तो कर सकती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बताया था। तो वॉर वाली सिचुएशन जो है, आप कीवर्ड याद रखिए, वॉर वाली जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी एंड इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 352। ठीक है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 टेल्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में कहा जाता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। मतलब कोई भी राज्य है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, लेकिन अगर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है तो किसी ना किसी का राज तो करना पड़ेगा। तो गवर्नर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिख देंगे कि देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत नहीं रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये होता है कि जब तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ रहेगा, सेंटर गवर्नमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रहेगी उस राज्य के लिए, और उस राज्य में जो कानून बनेंगे वो वहाँ के राज्य की विधानसभा नहीं बनाएगी, क्योंकि विधानसभा तो भंग हो चुकी होगी, उसकी जगह केंद्र की संसद बनाएगी उसके लिए कानून। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के अंदर दे रखा है। ठीक है। आर्टिकल 360 इट टेल्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? मान लीजिए कि भारत का राजकोष है, राजकोष में एकदम से गिरावट आ गई, इतनी गिरावट आ गई कि सरकार अपने खर्चे निकाल ही नहीं पा रही है। अब जब खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं तो बेसिक जो सर्विसेज हैं लाइक डिफेंस है या पुलिस है, उनके खर्चे तो निकालने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी सरकार लगा देती है और उसके अंदर क्या करती है कि मित व्ययता कोई भी विभाग नहीं करेगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि सरकारी अधिकारियों और नौकरों की जो सैलरी है उसको कट कर दिया जाए, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कट कर दी जाए। ये सब काम भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में सरकार कर सकती है पैसे बचाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको क्या याद रखना है? आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 इट टेल्स अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बार देख लीजिए। एक मैंने आपको बताया था आर्टिकल 356, अभी बताया है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल है, आर्टिकल 365। ठीक है, 356 हो गया। चलिए,
अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और आर्टिकल 368 के अंदर इसका प्रावधान करा हुआ है। आर्टिकल 368 के अंदर इसका प्रावधान कर रखा है। संविधान को संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की परिस्थितियां, भारत के लोगों की परेशानियां कुछ अलग थी। अब 2024 के अंदर भारत की परेशानियां अलग हैं, भारत के लोगों की समस्याएं अलग हैं, उनका समाधान अलग तरीके से होगा। इसीलिए समय समय पर संविधान को संशोधित करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। तो उसका कोई तरीका भी होगा, बिल्कुल तरीका है, आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन भी है। 3 तरीके के संशोधन हो सकते हैं। एक वो संशोधन, पहली बात तो संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ओनली पार्लियामेंट। सिर्फ संसद के पास में संशोधन करने का अधिकार है। और संसद कैसे संशोधन करेगी? कोई ना कोई बिल प्रस्तुत करेगा संविधान संशोधन के लिए, और वो बिल को संसद पास कर देगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट करती है। अब पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, आगे अपन पढ़ेंगे भी। एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा से आप ये ना माने कि ये राज्यों के लिए है। राज्यसभा सेंटर का ही, यूनियन का ही एक हाउस है पार्लियामेंट का, राज्यसभा। और एक लोकसभा, इन दोनों में पास होना चाहिए। कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से ही अमेंड हो जाएंगे। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पार्लियामेंट की 2/3 बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा का 2/3 बहुमत भी चाहिए और राज्यसभा का 2/3 बहुमत भी चाहिए। और कुछ पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो कब अमेंड हो सकते हैं, इनकी 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको आप विधानसभा कहते हो राज्यों के अंदर, मस्ट रेटिफाई। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए आपको, इन दोनों सदनों का, साथ में 50% राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी वो पारित होना चाहिए। तो 3 तरीके के क्या हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए। कैसे कर सकते हो आप? आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। आपसे तो डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, ठीक है, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए। अब पार्ट 5 पर आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट पर आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। तो यूनियन गवर्नमेंट में सबसे पहले यूनियन जो है उसके अंदर क्या आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसमें कौन कौन आता है? पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा पास करेगी तो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देंगे। इसीलिए पार्लियामेंट का एक पार्ट प्रेसिडेंट को बनाया गया। प्रेसिडेंट महोदय एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का भी पार्ट है और लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, ठीक है। भारत का संविधान कुछ इस तरीके से है, भारत का संविधान कुछ इस तरीके से है दैट एग्जीक्यूटिव is a part of legislature। लेजिस्लेचर का ही एक छोटा सा पार्ट एग्जीक्यूटिव है। जैसे कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो या तो लोकसभा के सदस्य भी हैं, या तो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी पार्लियामेंट के पार्ट तो हैं साथ में, तो इसलिए वो क्या है? लेजिस्लेचर के पार्ट में है। साथ में क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए वो एग्जीक्यूटिव भी है। प्रेसिडेंट क्योंकि कानून को पारित करते हैं, ठप्पा लगाते हैं, इसलिए वो लेजिस्लेचर का पार्ट तो है ही। साथ में गवर्नमेंट के नॉमिनल हेड हैं, वो उन्हीं के सील साइन से सारे ऑर्डर्स पास होते हैं, इसलिए कार्यपालिका का भी पार्ट है वो। तो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा है कि कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ताकि एग्जीक्यूटिव जो है रेस्पॉन्सिबल रहे
टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, ताकि जो कार्यपालिका है वो जो ये संसद है या विधानसभा है जो भी है उसके प्रति उत्तरदायी रहे। थोड़ा भी कार्यपालिका ने गड़बड़ करी तो लेजिस्लेचर में इनकी मेजोरिटी कम हो जाएगी। मेजोरिटी कम होते ही क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे, ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्योंकि कौन बनता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, किसकी सरकार बनती है, जिसकी लेजिस्लेचर में सबसे ज्यादा बहुमत होता है, जिसके लोग संसद में या विधानसभा में सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे एक एक पदाधिकारियों की। जैसे कि केंद्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 52 एंड 53, जो कि आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। किसमें लिखा है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 कहता है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट और द यूनियन वेस्ट विद द प्रेसिडेंट, यानी कि जितने भी ऑर्डर्स निकलेंगे वो प्रेसिडेंट के सील ठप्पे से निकलेंगे। चाहे प्रधानमंत्री की चल रही है लेकिन सील ठप्पा तो प्रेसिडेंट का लगेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि रियल हेड, जो असली में वास्तविक हेड है वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन नॉमिनल हेड दिखाने के लिए ऑन द फेस वैल्यू प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 एंड 53 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, कोई भी आम आदमी बन सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन आप देखिए क्या प्रावधान है, कैसे बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कौन लोग मिलकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे, वोटिंग कौन करेगा। तो वोटिंग कौन करता है, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वो ही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट द्वारा ही नामित करा जाता है, चुन करके नहीं आते। तो क्योंकि वो चुन करके नहीं आते इसलिए वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेंगे। ऐसे ही लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 सदस्य नामित करे जाते हैं, चुनकर नहीं आते, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। राज्यसभा लोकसभा के सिर्फ वो सदस्य जो डायरेक्ट चुन करके आए हैं वही प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और वोटिंग डालेंगे। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। फिर कौन से मेथोडोलॉजी के साथ वोटिंग करी जाती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप इसको याद कर लीजिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पद्धति से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर ये लोग वोटिंग करते हैं। 50:50 का रूल लगता है, यानी कि कोई भी आदमी अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो संसद के 50 सदस्य उसके लिए एज ए इलेक्टर बोले कि हाँ साहब हम इनका नाम प्रपोज करते हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और 50 अन्य सदस्य एज ए सेकेंडर बोले। ठीक है, तो यानी कि इनिशियली इतनी तो आपके पास कम से कम स्ट्रेंथ होनी चाहिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर के। अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के कि साहब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन गलत हुआ है, इसको नहीं, इसको चुना जाना चाहता, या ये पद्धति गलत फॉलो करी गई है, तो फाइनली जजमेंट कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण करती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो पूरा ऑर्गेनाइज करती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट महोदय चुन करके आ गए तो प्रेसिडेंट को ओथ देनी पड़ेगी। मैंने आपको शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि ओथ एंड अफर्मेशन का एक शेड्यूल है, याद करिएगा कौन सा शेड्यूल है, उसमें प्रेसिडेंट की ओथ भी है। ये ओथ दिलाएगा कौन, कि मैं शपथ लेता हूं, कौन ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट तो खुद सबसे बड़े हैं, वो सबको शपथ दिलाते हैं, उनको कौन शपथ दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा। तो ओथ गिवन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स में आप याद रखिएगा तो आपके माइंड मैप बने हुए रहेंगे, क्लियर रहेंगी चीजें। ठीक है, चलो आप प्रेसिडेंट बन गए, मान लीजिए आप प्रेसिडेंट बन लिए, तो आपका टेन्योर कितना रहेगा,
कितने साल के लिए प्रेसिडेंट बनोगे आप? 5 ईयर्स। कितने साल के लिए बनोगे? 5 साल के लिए। लेकिन उससे पहले भी अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंस हो गया, जैसे कि डेथ हो गई आपकी, या आपका मन नहीं है प्रेसिडेंट बनने का, आपने रिजाइन दे दिया, या संसद का मन नहीं है आपको प्रेसिडेंट रखने का, तो वो आपको हटा सकती है। तो इन तीनों केसेस के अंदर 5 साल से पहले भी आप हट जाओगे। भाई अगर आपकी डेथ होगी तो वैसे ही हट जाओगे। रिजाइन आपने कर दिया अपनी मर्जी से, साहब 2 साल प्रेसिडेंट रहे आप, और फिर आपने बोला अब मैं जा रहा हूँ, जाओ भाई, कौन रोक रहा है? इम्पीचमेंट, संसद ने बोला कि भाई आपकी तो छोड़ो, हमने पा लिया कि आपने संविधान के प्रावधानों की पालना नहीं करी है, इसलिए हम आपको वोटिंग के माध्यम से इम्पीच करते हैं, आपके पद से हटाते हैं। ये प्रावधान भी है। तो इम्पीचमेंट अगर संसद ने कर दिया तो भी प्रेसिडेंट महोदय को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑल्सो, जो कि अपन अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कुछ तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हाँ सब है। क्या क्वालिफिकेशन लिख रखी है कि पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब टॉम क्रूज आज आ जाए तो क्या हम उसको बना देंगे राष्ट्रपति? नहीं बना सकते, क्योंकि भारत का नागरिक नहीं, ठीक है। फिर ही मस्ट हैव अटेन्ड एन एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी कि कोई 25 साल का लड़का प्रधान राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 35 साल लिखी है भाई, 35 साल मिनिमम होनी चाहिए एज, ठीक है। ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मैंने आपको बताया था संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन है। तो प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है कि वो लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। एंड ही मस्ट नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट भी बन गए, साथ में किसी सरकारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, ऐसे थोड़ी होता है। एक ही पद आप लोगे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपका किसी ऐसे ठेके के अंदर इंटरेस्ट हो जो कि सरकार आपको दे रही है। मान लीजिए कि खदानों की माइनिंग का ठेका दिया जाना है किसी कंपनी को, उसके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, वहाँ से आपको प्रॉफिट आता है, और आप प्रेसिडेंट भी बन रहे हो, तो भैया ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। आप तो उसी कंपनी को ठेका दिलवाओगे, कैसे भी इन्फ्लुएंस दिलवा करके कि भाई मेरी कंपनी को ठेका मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। इसलिए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब आप बन गए प्रेसिडेंट, लेकिन आपने संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करा, तो संसद आपको इम्पीच करेगी, इम्पीचमेंट करेगी। इम्पीचमेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 61, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट होता है। क्या होता है? अगर आपने संविधान के प्रावधानों की पालना नहीं करी गई है तो संसद आपको इम्पीच कर सकती है। कैसे इम्पीच करेगी? किसी भी सदन के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर 2/3 बहुमत से एक रिजोल्यूशन पास करा जाएगा पहले, फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उस एलिगेशन की इंक्वायरी करेगा, उस समय प्रेसिडेंट को अपना बात रखने का मौका भी दिया जाएगा, और फिर भी अगर दूसरे सदन ने भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया कि प्रेसिडेंट महोदय को हटना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग करने से पहले संसद को प्रेसिडेंट को 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है, ताकि वो अपनी बात सदन के अंदर रख सके। तो बात याद रखने वाली चीज़ क्या है कि 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन में अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। आगे चलिए। अब प्रेसिडेंट महोदय के पावर्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहली पावर तो ये है, आर्टिकल 75 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट महोदय प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका था किसको अपॉइंट करते हैं। वह लीडर, उस पार्टी का लीडर जिसकी मेजॉरिटी है सदन के अंदर, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बाकी मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन मानी किसकी जाती है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना मैं इस आदमी को मंत्री बनाना चाहता हूं, तो उसी आदमी को मंत्री बनाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीओएम का मतलब क्या हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अदर अपॉइंटमेंट्स कौन से करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? भारत सरकार के सबसे बड़े वकील जो कि भारत सरकार की पैरवी करते हैं कोर्ट में, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान है। ये एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है।
जिसका आर्टिकल लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जिसका नहीं लिखा वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो 76 लिखा है अटॉर्नी जनरल का, इसका मतलब अटॉर्नी जनरल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट और किस किस का करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का करते हैं, यूपीएससी का करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का करते हैं, जजेस का करते हैं, गवर्नर्स का करते हैं, फाइनेंस कमीशन का करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहीं हाथों हाथ बता दूं मैं, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। क्यों सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, क्योंकि इनके आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। देखो कैसे, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल का है, आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है, आर्टिकल 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जजेस के बारे में आर्टिकल 214 मिल जाता है आपको, और है ना 224 आर्टिकल मिल जाता है जजेस के बारे में आपको, गवर्नर्स के बारे में मिल जाएगा आर्टिकल 161, आर्टिकल 162, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 मिल जाएगा। तो जिन जिन के आर्टिकल मिल रहे हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। मैं आपसे बोलूं क्या प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बारे में कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब और क्या काम करते हैं प्रेसिडेंट महोदय, ये सबको अपॉइंटमेंट तो कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, अपना साइन करके सील करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, किसके साइन से प्रमाणित होगा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो? प्रेसिडेंट महोदय सील साइन करेंगे, यू आर नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हालांकि ये सब अपॉइंटमेंट करते वक्त प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ही टेक द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर जिसको कहेगा ना उसको ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा, उसको ही गवर्नर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस साइन जो है प्रेसिडेंट महोदय के होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। आपको पता है भारत के अंदर कभी भी मिलिट्री शासन नहीं हुआ, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान में मिलिट्री शासन हो जाता है। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत के अंदर सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस इज प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। वायुसेना विद्रोह नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उसका सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट खुद है। और प्रेसिडेंट किसके कंट्रोल में, संसद के कंट्रोल में। नेवी विद्रोह नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट किसके कंट्रोल में, संसद के कंट्रोल में। और संसद किसके कंट्रोल में, लोगों के कंट्रोल में, पब्लिक के कंट्रोल में। तो अल्टीमेटली डिफेंस भी किसके कंट्रोल में है, भारत की जनता के कंट्रोल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेज इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर ज्वाइंट सिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 108 में, ये प्रावधान अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था ज्वाइंट सिटिंग का 108 में। अगर मान लीजिए मतभेद हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के, राज्यसभा कह रही कि पास कर रहे हैं हम, लोकसभा कह रही हम पास नहीं कर रहे, अब पास माना जाए बिल या पास नहीं माना जाए? तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि दोनों सदनों को एक सदन में बुलाए, कंबाइंड वोटिंग करा ले, और जो कंबाइंड वोटिंग में जिस तरफ वोटिंग जाए वो चीज़ मान ली जाए। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। ऐसे ही जब सबसे पहले इलेक्शन होता है, नई सरकार बनती है, तो उसका जो पहला सेशन होता है सदन के अंदर, उसको संबोधित करता है कौन, प्रेसिडेंट। हर साल जो पहला सेशन होता है उसको भी संबोधित करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं दोनों सदनों को, लोकसभा को और राज्यसभा को, अपनी बात कह करके, ठीक है। फिर मान लीजिए कि अब सदन को बुलाना है, सदन की बैठक करनी है, या अब सदन का काम खत्म हो गया, सदन के लोगों को वापस अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजना है, एमपीज को। इसको कहते हैं समनिंग ऑफ द सेशन एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन। ये भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। लेकिन करता कौन है, समन एंड प्रोरोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। कितने हाउस हैं पार्लियामेंट में, कितने हाउस हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा, उनको बुलाना और वापस भेजना प्रेसिडेंट का काम है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कानून बनेगा तो उससे पहले बिल प्रस्तुत करा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बिल हैं जो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के बिना
सदन में रखे ही नहीं जा सकते, जैसे कि मनी बिल। मनी बिल क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। ऐसे बिल जिनसे कि टैक्स लिया जाता है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार पैसा निकाल सकती है, ये बिल मनी बिल कहलाते हैं। इनको सदन में रखने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल लिया जाता है। जैसे कि बजट है, वो भी एक मनी बिल है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा उस बिल को रखने से पहले। अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है या किसी राज्य की बाउंड्री को अल्टर करना है, एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक बड़ा राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 2 राज्य बना दिए गए, एक तो उत्तर प्रदेश रह गया और एक उत्तरांचल चला गया, उत्तराखंड कहते हैं जिसको, वो चला गया। तो ये क्या करा, आपने स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर दी। स्टेट की बाउंड्री चेंज करने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 3 के अंदर। मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 1 to 4 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है। उसमें जो आर्टिकल 3 है वो स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करने की पावर पार्लियामेंट को देता है। पार्लियामेंट कैसे करेगी, बिल के माध्यम से करेगी। लेकिन ऐसा कोई भी बिल तब तक सदन में नहीं रखा जा सकता जब तक कि प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं आ जाए। प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता है इसमें। अगर कोई ऐसा बिल है जो कि ट्रेड और कॉमर्स, जो हिंदुस्तान में ट्रेड एंड कॉमर्स होता है इस राज्य से उस राज्य के अंदर, उसको अफेक्ट करने वाला है, तो भी आपको वो बिल सदन में रखने से पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये क्या आ गए फंक्शंस प्रेसिडेंट के बारे में अपन ने मोटा मोटी जानकारी प्राप्त करी है। आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मनी बिल के बारे में बताऊंगा। तो देखिए मनी बिल क्या होता है, ऐसे बिल जिनकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 110 डिफाइंस अबाउट द मनी बिल, कि कौन कौन से बिल मनी बिल होंगे। इसको भी आपको कंठस्थ याद रखना है। मनी बिल की परिभाषा आर्टिकल 110 में दे रखी है और उसमें बता रखा है कि ऐसे बिल जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट्स निकालना है, या इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स है, इस प्रकार के जो बिल हुआ करते हैं उनको मनी बिल बोला जाता है। अब क्योंकि मनी बिल की बात हो रही है तो साथ साथ एक चीज और आपको बता दी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा बजट। सब जानते हैं सरकार हर साल बजट लेकर के आती है, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान करे जाते हैं, जैसे कि भाई इनकम टैक्स का स्लैब अब बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है, अब इस पर ये कर लगेगा, वो कर नहीं लगेगा, ये सब बजट होता है ना। बजट नाम का कोई भी शब्द संविधान में मेंशन्ड ही नहीं है ही नहीं। बजट तो आप और मैं आम बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं, उसका असली नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 112। किसमें मेंशन्ड है, आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन्ड है। तो ये आर्टिकल याद रखना है बच्चों, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। मनी बिल आपको याद रखना है, आर्टिकल 110 याद रखना है। अब हम प्रेसिडेंट महोदय के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर वहीं से अपन बात वापस चर्चा शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट महोदय के पास एक पॉकेट विटो होता है आर्टिकल 111 के अंदर। किसी भी बिल को वो अनिश्चित काल तक के लिए विदहोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक के लिए विदहोल्ड कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए सरकार ने कोई बिल रखा, कहाँ रखा, सदन में रखा, संसद में, संसद ने उसको पास कर दिया, पास करने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास गया, अमूमन सामान्यतः राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देते हैं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि भाई रिकंसिडर करिए इस बिल को थोड़ा सा, या तो सदन दोबारा से रिकंसिडर करके करेक्शंस करके प्रेसिडेंट महोदय को दे देगा, साहब ये लीजिए और अब पास कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट महोदय उसको पास कर देंगे। लेकिन अगर सदन ने, संसद के दोनों सदनों ने चाहा कि नहीं साहब कोई चेंज नहीं करना, जैसे हमने पहले भेजा था वैसा ही ये बिल जो है पास होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट महोदय बाध्यकारी हैं उस पर साइन करने के लिए, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। परंतु एक पॉकेट विटो है प्रेसिडेंट के पास, क्या,
वो चाहें तो उसको अनिश्चित काल के लिए विदहोल्ड करके रख लें, मना तो नहीं करें लेकिन रोक करके रख लें। तो इसको कहते हैं पॉकेट वेटो, विदहोल्डिंग द बिल फॉर एनी टाइम, जब तक उनकी मर्जी है। ठीक है। दूसरी चीज, उनके पास एक पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की पावर, आर्टिकल 123। ये सबसे आसान है, 1 2 3 ऑर्डिनेंस, 1 2 3 ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश देना। क्या होता है? कानून कैसे बनेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देंगे तो केंद्र के लिए कानून बन जाएगा, और वो पास करके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट महोदय उस पर सील लगा देंगे, कानून बन जाएगा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा किसी बिल को पास तो तब करेंगे ना जब सदन चल रहा हो, जब पार्लियामेंट सेशन में हो। जब पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है, लोग बाग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हुए हैं और लोकसभा राज्यसभा की सीटें खाली हैं, तो कानून बनेगा कैसे? उस दौरान प्रेसिडेंट को संविधान ने ऑर्डिनेंस मेक की एक पावर दे रखी है आर्टिकल 123 में, कि मीनवाइल इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको किसी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ती है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप कानून बना लीजिए। उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से अनुमोदित कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाया पास, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा, उसको कानून नहीं माना जाएगा। और अगर सदन ने उसको पास कर दिया तो ऑर्डिनेंस कानून बन जाएगा। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है कि जितने दिन संसद सेशन में नहीं रहेगी, उस दौरान अगर किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई तो सरकार के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट महोदय को कहे कि ये अध्यादेश आप पास करिए, तो अध्यादेश प्रेसिडेंट महोदय पास कर सकते हैं कानून के रूप में। इसको कहते हैं आर्टिकल 123, एंड दैट हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स बाय द पार्लियामेंट। जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट महोदय एक और काम करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय को जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं मैक्सिमम अपनी अपनी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट पेश करती हैं। जैसे कि यूपीएससी ने पूरे साल भर रिक्रूटमेंट करा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगी, प्रेसिडेंट महोदय को प्रस्तुत कर देंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ऑडिटिंग करते हैं सारे अकाउंट्स की, राज्य सरकार के अकाउंट्स की, केंद्र सरकार के अकाउंट्स की। कुछ कमी पेशी पाई गई, रिपोर्ट बनाई, प्रेसिडेंट महोदय को प्रस्तुत कर दी। अब प्रेसिडेंट महोदय क्या करेंगे? उन दोनों रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में रखवाएंगे ताकि पार्लियामेंट उनको देखे, उन पर चर्चा करे, और अगर सरकार की कोई कमी उजागर होकर के आई है तो पार्लियामेंट को पता चले, क्योंकि पार्लियामेंट में ही हंगामा होगा तो सरकार गिरेगी। क्योंकि अगर सरकार ने कोई गलत काम ऐसा करा है तो पार्लियामेंट क्या करेगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देगी, सरकार गिर जाएगी। तो अल्टीमेटली सरकार गिराने का काम किसका है? गलत काम अगर सरकार करेगी तो सरकार गिराने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कब वो काम करेगी? जब वो रिपोर्ट सदन में आएंगी। तो रिपोर्ट्स तो प्रेसिडेंट के पास में है, तो प्रेसिडेंट महोदय क्या करते हैं? उनको पार्लियामेंट में रखवाते हैं। सो प्रेसिडेंट कॉजेज टू ले बिफोर पार्लियामेंट सर्टेन रिपोर्ट्स लाइक रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी, सीएजी एटसेट्रा। ठीक है। एक आपको मैं कीवर्ड बताता हूं, बोनस लर्निंग। आपको पता है यूपीएससी ने, मान लीजिए आपने कोई आईएएस का एग्जाम दिया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, आप टॉप कर गए, आप आईएएस बन गए। यूपीएससी ने आपका नाम रिकमेंड कर दिया कि साहब इन बंदों को जो है आईएएस की कैटेगरी में रख दिया जाए, आईएएस बना दिया जाए। लेकिन तब भी आपकी नियुक्ति नहीं होती है, नियुक्ति सरकार करती है। और यूपीएससी में रैंक 1 लाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि सरकार आपको आईएएस बनाई दे। सरकार के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो आपको बनाए चाहे ना बनाए, बाध्यकारी नहीं है यूपीएससी की रिकमेंडेशन सरकार के लिए। अब आप बोलेगे सर ऐसा कैसा है, हर बार तो लोग बाग यूपीएससी में टॉप करते हैं और आईएएस बन जाते हैं। वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती कि यूपीएससी की रिकमेंडेशन को दरकिनार कर दे। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर दरकिनार करती है, अगर वो जो बंदा जिसने टॉप करा है उसको आईएएस नहीं बनाती है, तो ये यूपीएससी की रिपोर्ट कहाँ जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट सरकार से सवाल पूछ लेगी, भाई क्यों नहीं बनाया उस आदमी को आपने आईएएस, जब उसने यूपीएससी में रैंक 1 लेकर के आया था। तो ठीक है, दैट्स वाई यूपीएससी की बात सरकार मान लेती है। तो ये मैंने आपको पूरी बात प्रेसिडेंट के बारे में समझाई। अब इसके आगे अपन शायद पढ़ेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर होती है, माफी की पावर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहले तो ये देख लीजिए कि आर्टिकल 72
इट टेल्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। केंद्र सरकार के किसी कानून का आपने उल्लंघन करा है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कोर्ट के द्वारा सजा दे जाने के बावजूद भी प्रेसिडेंट आपको माफ कर दे। और किन किन तरीकों से माफ कर सकते हैं देखिए। पहली चीज होती है पार्डनिंग। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट, पूर्ण रूप से उस कन्विक्ट को माफ कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को बोला था कि भाई तू 2 साल की सजा काटेगा और 2 लाख रुपए जुर्माना देगा। प्रेसिडेंट ने अगर पार्डन कर दिया तो उसका मतलब ये है कि ना तो सजा काटेगा और ना वो जुर्माना देगा, जा तेरे को मुक्त कर दिया। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। हालांकि ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से यूज नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वैसा ही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगी कि भैया माफ कर दो तो माफ कर देंगे। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते, ठीक है। साइन प्रेसिडेंट के होते हैं, इसलिए पावर प्रेसिडेंट की है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे रखा है, मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड में पार्डन करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है, राज्यपाल को नहीं है। क्योंकि राज्यपाल को भी राज्य के कानूनों के लिए ये सारी पावर्स इस्तेमाल करने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर मृत्यु दंड है तो प्रेसिडेंट ही माफ कर सकते हैं, राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कहते हैं पार्डनिंग, आर्टिकल 72। इसके अलावा एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कीवर्ड इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब चेंज कर लेना। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन। भाई इसको मृत्यु दंड दिया था, इसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो। इसको उम्र कैद दी थी, इसको 2 साल की कैद में कन्वर्ट कर दो। इसको कहते हैं कम्यूटेशन। ये भी प्रेसिडेंट चाहे तो कर सकते हैं। फिर आता है रेमेशन। रेमेशन में क्या आता है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ द सेंटेंस। नेचर चेंज नहीं करी, जैसे कि डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज करा तो नेचर चेंज कर दी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फाइन में चेंज करा तो नेचर ऑफ द सेंटेंस चेंज कर दी। लेकिन यहां पर क्या करा? कैद है, 14 साल की कैद है तो 2 साल की कैद कर दी, यानी कैद को कैद ही रखा है, बस टाइम पीरियड घटा दिया है। तो उसको क्या कहते हैं? रेमिशन। फिर होती है रेस्पाइट। रेस्पाइट का कीवर्ड है एसपी, यानी कि स्पेशल। कोई स्पेशल फैक्ट है उसको कंसिडर करके उसकी सजा की माफी करी जा सकती है। जैसे कि किसी ऐसी महिला को सजा हो गई जो कि प्रेग्नेंट है, तो एक स्पेशल फैक्ट है कि भैया उसके प्रति तो थोड़ा सा आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट महोदय? रेस्पाइट करेंगे उसको। रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है? उसकी पूरी प्रोसीडिंग को ही स्टे कर दिया, बोले अभी रुक जाओ, कोई सजा जो है उसकी उसको स्टे कर दिया। ये सारी पावर जो है पार्डनिंग पावर के अंतर्गत आती है प्रेसिडेंट के आर्टिकल 72 के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, कई लोग जो कन्विक्ट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डेथ सेंटेंस इनको मिल जाता है, अल्टीमेटली वो गुहार किससे लगाते हैं? राष्ट्रपति महोदय से, प्रेसिडेंट महोदय से, कि हमें मुक्त कराइए, हमें जो है मृत्यु दंड से मुक्त कराइए, ठीक है। तो ये है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स। अब अपने अगले लेक्चर में अपन लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।